सक्खर और रोहड़ी के दरमियान कायम 139 साल पुराना ये अजूबा पुल उस वक्त के वाइसरॉय हिंद लॉर्ड लैंसडाउन के नाम से मंसूब है। इस पुल से वाबस्ता कहानी का मरकजी किरदार अंग्रेज सरकार का एक कैदी था जो जमालदीन या जमालो के नाम से मशहूर हुआ। परशुराम उन्होंने 1940 में किताब लिखा था सक्खर सुहारो। उसमें इसने एक लाइन जो है लिखी थी कि 19 मार्च को इधर से जो है ट्रेन गुजारनी थी, कोई तैयार नहीं हो रहा था ड्राइवर। वो लिख रहा है कि एक शीदी था, उनको जो है अंग्रेज़ों ने ट्रेनिंग थी, इंजन होती थी काली, सिर्फ उसको जो है लीवर जो है दबाना होता था और तो कुछ मसला नहीं था। उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी और उसको कहा कि भाई आप क्रॉस कराओ, हम उसको आपको रियायत देंगे। ये करेक्टर है, जब जंगें जीती जाती हैं या कोई बड़ा काम सरंजाम दिया जाता है तो वो जमालो आ जाता है। दूसरी बात यह है कि जमाल नाम का कोई पहलवान था जो नॉर्दर्न सिंध है, कोई नहीं इनसे लड़ने आता था, तो वो वहां से आया, यहाँ से वो कुश्ती जो है वो जीत कर गया, तो वो उसके शान में ये डॉक्टर नबी बख्श खान जो है हमारा बड़ा अदीब सिंध का गुजरा है, उसने लोकगीत के किताब लिखा है। उसने हवाला दिया है कि काछे का इलाका है हमारा, अपना दादू की साइड जो है, एक बंदा था जमालो था, वो अपने गांव से जो है ना निकल के चला गया था। 5, 6, 10 साल जो है बाद आया, उनको जब पता पड़ा तो सारे गांव के लोग, उसके रिश्तेदार, घर वाले, उन्होंने एक ये लोकगीत बनाया, हो जमालो हो जमालो। टॉक ऑफ द टाउन है कि वो कोई ट्रेन चलनी थी, कोई ड्राइवर चलाने को तैयार नहीं था, तो ये कहा जाता है कि एक कैदी था सेंट्रल जेल सक्खर में, और उसको कहा गया कि अगर तुम ट्रेन गुजारोगे हम सिखाते हैं, और वो ट्रेन गुजर जाएगी तो हम तुम्हारी सज़ा माफ़ करेंगे। और कहते हैं कि उसका नाम जमालो था। ये तो दरिया तो बड़ी एक दहशत थी ना इसकी, वैसे भी गुजरना मुश्किल होता था, पुल पर गुजरना एक बिल्कुल नया तजुर्बा था। हर आदमी घबरा रहा था कि भाई इसको ट्रेन को किस तरीके से दूसरी तरफ ले जाए। इसमें ये कहीं नहीं है कि जमालो ने ये बनाई थी या जमालो ने रेल क्रॉस की थी। ये तय हुआ कि भाई अगर गिर गई तो खैर है, वैसे ही उसको सजा है, अगर जो है बच गई तो एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। जमालो को ट्रेन पे बिठाया गया, उसकी बीवी थी या उसके घर की औरतें थी, वो यहाँ खड़ी देख रही थी। जमालो ने लीवर को आगे किया और लोकोमोटिव गुर्राते हुए पटरी पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तमाम लोगों की नजरें रेलगाड़ी पर थीं। पुल के उस पार जमालो की बीवी और रिश्तेदार भी उम्मीद भरी नजरों से रेलगाड़ी को पुल की जानिब आता हुआ देख रहे थे। ट्रेन नए तामीर शुदा फौलादी पुल पर आ चुकी थी। पूरे माहौल पर खामोशी तारी थी। सिर्फ रेलगाड़ी के पहियों की छुक छुक और इंजन का शोर गूंज रहा था। जमालो शीदी के चेहरे पर परेशानी और माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। रेलगाड़ी पुल पर 1/4 रास्ता अबूर कर चुकी थी। पुल के मुख्तलिफ हिस्सों से लोहे और उसे जोड़ने वाले बोल्ट्स की आवाजें आने लगी। फिर अचानक पुल रेलगाड़ी के बोझ से लरसने लगा। क्या जमालो ने पुल पार कर लिया था? कहानी, हकीकत या फिर अफसाना? ओ मुझो खटी आयो के रसा
मेरा नाम इनाम शेख है। मैं बुनियादी तौर पर एजुकेशनिस्ट हूँ और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने डायरेक्टर जनरल के तौर पर रिटायर किया है। तारीख़, आर्कियोलॉजी और जितनी भी म्यूज़िक और आर्ट की चीज़ें हैं उनसे दिलचस्पी है। अंग्रेज़ों के आने से पहले सिंध पर 3-4 नज़रें जमी हुई थी। एक तरफ से रंजीत सिंह जो है बिल्कुल तैयार था सिंध को अटैक करने के लिए, एक तरफ से जो है वो शाह शुजा शिकारपुर में बैठा था, उसका भी यही था इरादा। दूसरी तरफ मीर साहबान जो है वो एक्सपेंशन चाहते थे। अंग्रेज़ों ने सबको टेक्टफुली डील किया और मना किया रंजीत सिंह को कि अगर आपने सिंध पर हमला किया तो हम सतलज क्रॉस करके पंजाब पर हमला कर देंगे। मेरा नाम मुमताज़ बुखारी है। मैं लेखक हूँ, राइटर हूँ, ऑथर हूँ। नावल लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक्स आई हैं, रिसर्च आई है। तकरीबन कोई 21 से ज़्यादा मेरी बुक्स हैं, जिसमें 4-5 तराजिम शामिल हैं। जब यहाँ पे ब्रिटिश राज मुकम्मल तौर पे पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कायम हो गया तो बरतानिया को खौफ था कि रशिया जो है यहाँ आ जाएगा, रूस आ जाएगा। तो ये जो लद्दाख से लेके समंदर तक उनको एक सेफ हेवन चाहिए था कि वो रूस की फौजें यहाँ ना आ सके, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब सिंध पे मुकम्मल कब्जा लाजमी है, सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों पे। मैं इमदाद हुसैन शाह रिजवी, हमारा ख़ानदान जो है सखर और रोड़ी का बुनियाद रखने वाले हैं। हम 1260 ईस्वी में मेरे बड़े दादा जो है ईरान से यहाँ सखर में आए थे। 1838 में जो है फ़ौज गुजरनी थी। रंजीत सिंह ने जो है अपना जो अफ़गानिस्तान से काबुल से गुजरने नहीं दिया और उसको कहा कि इधर से चले जाओ। तो उन्होंने टालपुरों से जो है ये बखर का किला जो है मुआहदा करके ले लिया। तो 38 में जो है फ़ौज जो है यहाँ से गुजरी है, तो सखर में पाकिस्तान की पहली कैंटोनमेंट जो है वो पड़ी थी। अंग्रेज़ों ने जैसे ही फतह किया तो उनका नेक्स्ट टारगेट था अफ़गानिस्तान, क्योंकि वो खौफ थे रूस की आमद से। तो अंग्रेज़ों ने इस सोच के तहत बहुत ही तेज़ी में और बहुत ही एफिशिएंसी में सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, जिसमें पुलें भी थी, इमारतें भी थी, रोड भी थे, रेलवे ट्रैक भी थे। हर चीज़ को उन्होंने फोकस किया। और ये भी जो आप जिस मकाम पर हम बैठे हैं, ये भी उसी डेवलपमेंट का हिस्सा था। 1843 में जब अंग्रेजों ने सिंध पे और बाद में पंजाब पे कब्जा किया, फिर अफगानिस्तान में एक्सपेंड किया, तो उनका यही था कि यहाँ हमारा ये जो रास्ता है ये बंद हो और हम इसको सेव करें, और हमारी मिलिट्री जो है फ्रंट लाइन उनकी जो है यहाँ बन जाए कि अगर रूस एक्सपेंड करता है, क्योंकि उस वक्त ग्रेट गेम में रूस और बरतानिया का जो बड़ी ताकतें थी वो एक्सपेंड कर रही थी। क्योंकि अंग्रेज सिंध के जरिए अफगानिस्तान पर हमला करना चाहते थे, कंधार तक अपना राउट चाहते थे। बाद में जब उनका कब्जा हो गया तो फिर उन्होंने इसको देखा कि यहाँ एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी है, तो फिर नेविगेशन के लिए उन्होंने कहा कि ये सिंधु दरिया को हम इस्तेमाल करेंगे और कम्युनिकेशन के लिए भी करेंगे। तो उस ज़माने में रास्ते जो है बड़ा डिफ़िकल्ट थे, चोर धाड़ेल ये थे, जो नए नए आए थे इनको डिफ़िकल्टी हो रही थी। इतनी इनके पास जो है फ़ौज भी नहीं थी कि वो रोडों पे खड़ा करे, रास्ते कच्चे रास्ते थे। तो उन्होंने आबी रास्ते को जो है वो मुंतखब किया। अब आबी रास्ते में क्या था कि कराची से जो है ऊँटों पे सामान ला के थे जमपीर पे, जमपीर से आग बूट जो है चलते थे, वो इधर से 40 दिन में जाके मुल्तान पहुँचते थे। अब कभी कभी जो है पानी भी कम हो जाता था, वो फंस जाते थे, कभी कभी इतने फंस जाते थे, वो माल उतारते थे वो उधर ख़राब हो जाता था, तो उनको बड़ा नुकसान हो रहा था। तो उस वजह से इन्होंने कहा कि जो है रेलवे लाइन हमें जो है लेके आनी है। अब रेलवे लाइन लेके आनी है तो ये सबसे बड़ा मसला इंडस को जो है क्रॉस करना था। अब पहले जो है वो रोहिड़ी से दूसरी तरफ दरिया के किनारे जाना एक बहुत मुश्किल काम होता था। कश्तियों के पुल होते थे और दरिया ये थोड़ी था जैसे अब आप देख रहे हैं कि कैनाल बन गया है। वो तो एक बड़ा शहंशाह दरिया था, एक जो है बेकरां समंदर था, और वो इतना उसकी स्पीड थी कि आपकी वो जो है कश्तियों की जो है पुल है वो नहीं ठहर सकती। बेसिकली जो मेजर उनका रीज़न था कि कम्युनिकेशन फास्ट हो, दूसरा ये कि यहाँ से हम
किस तरह फौजी जो है वो जवान भी भेजें, मवाद भी भेजें और फास्ट भेजें। ज़ाहिर है ट्रेन उसका एक ही हल था। एक इंडियन रेलवे थी, एक इंडस रेलवे थी, उनका ये अलग अलग दो चीज़ें थी। तो उसी के तवज्जुह से उन्होंने यहाँ से ये एक रेलवे निज़ाम बिछा दिया। इसमें क्रेडिट एक तो जाता है, मैंने जैसे आपको बताया, सर बार्टल फ्रेयर को, जो सिंध का कमिश्नर था। आप कराची गए होंगे ना, उधर फ्रेयर हॉल जो है वो उनकी ही याद में है। और दूसरे थे जॉन ब्रंटन, जो सिंध के रेलवे इंजीनियर थे। ये जो पूरे ट्रैक हैं उन्होंने बनाए थे। उन्होंने अपनी डायरी भी लिखी है, उसमें बड़ी दिलचस्प किस्से लिखे हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक पूरा काम किया, प्लानिंग की, और इंग्लैंड से इंजीनियर आए, एक्सपर्ट्स आए, पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी, सर्वेज हुए। लेंसडाउन ब्रिज के डिजाइन के लिए लंदन के 5 बेहतरीन माहिर तामीर ने मंसूबे पेश किए, जिनमें जेम्स रामजे, जनरल जेम्स ब्राउन, सर गिलफर्ड लिंडसे मोल्सवर्थ, रिचर्ड बेल और अलेक्जेंडर मैडोज रैंडल शामिल थे। बिलाखिर बड़ी अरकरेजी के बाद सर अलेक्जेंडर मैडोज रैंडल के डिजाइन को मंजूर किया गया। गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के वायसराय, उनकी इजाजत से इसका काम शुरू हो गया। तकरीबन 1.5-2 साल तक इसका काम होता रहा। वेस्टवुड बेली कंपनी को पुल की तामीर की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब वो उधर से सामान आता था और सखर में गरम गोदी थी, 1882 में बनी थी। उधर जो है ये पार्ट्स में आते थे, तो इसमें आप देखेंगे वो स्क्रू जो है लगे हुए नहीं है, बुल्ट नहीं है लगे हुए। पुराने वक्तों में लोहे को आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग की टेक्नोलॉजी दस्तयाब नहीं थी, इसलिए लोहे को जोड़ने के लिए गर्म भट्टियां तैयार की जाती थी, जिन्हें गर्म गोदियां कहा जाता था। हिंदुस्तान पर अंग्रेज की हुकूमत के दौरान इसी तरह की एक गर्म गोदी सखर शहर के करीब कायम की गई। ये गोदी लेंसडाउन ब्रिज के लोहे के हिस्सों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। सन 1883 में सखर चैनल के पुल की तामीर शुरू की गई, जो तकरीबन 2 साल बाद यानी साल 1885 में मुकम्मल हुई। मगर उन्होंने देखा कि वो जो फौलाद बनाया था वो इंग्लैंड के हिसाब से बनाया था, तो उसमें थोड़ी चेंजिंग गर्मी की वजह से आ गई। तो इधर काम इसकी मतलब खुदाई बुदाई तो हो गई थी, हर चीज़ तैयार थी। तो फिर उन्होंने जो है ना फौलाद उधर रुकवा दिया। 1887 में जो है वो फौलाद जो है उसी तर्ज का बना के जो है इधर लेके आए। तामीरात के आगाज से ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कीमती इंसानी जानों का भी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से इस पुल को खूनी ब्रिज भी कहा जाने लगा। यहाँ काम करते हुए काफी मजदूर शहीद हो गए थे, ऊपर से गिरते थे या बीच में आ जाते थे, क्योंकि उनके लिए टेक्निकल मजदूर थे नहीं और ब्रिटिश राज वाले थे। यहाँ लोगों को पकड़ पकड़ के काम करवाते थे, कुछ को मजदूरी भी देते थे, लेकिन जाहिर है एक जालमाना दौर तो था। तो कोई मजदूर जो है आने के लिए तैयार नहीं होता था, तो कॉन्ट्रैक्टर ने डबल दिहाड़ी जब देना शुरू की तब मजदूर इस पे काम करने आए। तो इसके इन्होंने इतना जो है वो ख्याल किया था मजदूरों का। 2 शायद या 4 जो है टूल गिरने से इसमें डेथ हुई थी और 2 जो है पानी में गिर के जो है डेथ हो गई थी। इन्होंने उस ज़माने में 1872 से जो है इन्होंने जो पुल बनाई, तो उसमें उन्होंने हिफाजती इक़दाम किए, बंकर बनाए अंदर, उसमें मोर्चे बनाए। ये 2 जो है ना कैबिन है ना बनी हुई, तो इसको कैसे कम्युनिकेशन हो, अगर जंग होती है तो ओपन तो नहीं आ सकते। एक ऊपर से था, एक नीचे से था। ये जो है ना 3 फुट चौड़ी है और 7 फुट जो है लंबी है वो सड़क जो है। तो ये 3 फुट की जो है चौड़ाई है, 7 फुट लंबाई है, 47 फुट उसकी जो है वो लेंथ है। ऊपर से ओपन बना हुआ है, टांकियाँ पानी की रखी हुई हैं, पानी भी उसके लिए अवेलेबल था।
वो सेफ्टी वाली जगह थी। तो उन्होंने जो है वो सखर चैनल के जो मुंह है उसमें भी वो बने हुए हैं बंकर इसी तरीके से, और इधर भी जो है वो 8 बंकर जो है 8 4 इसमें है, 4 इसमें बखर वाली साइड में, वो आराम से बैठ सकें। उसमें जो है अंदर जो है वो सुराख बने हुए हैं, उससे देख भी सकते हैं, उससे फायर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से उसे पानी से भी आ सकते थे और ऊपर जमीनी रास्ते से भी अटैक हो सकता था। तो मेन मकसद था ये पुल बनाने का और रेलवे लाइन बिछाने का कि हमारी जो असले की तरसील है और अपना फौजी जो नकल हमल है उसमें भी आसानी हो। मेरा नाम सुहेल लतीफ़ मेमन है और मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मैं जर्नलिस्ट भी हूँ और राइटर भी हूँ, और मेरा ताल्लुक इसी शहर से, रोडी से। ये लैंसडाउन ब्रिज जब बना था तो ये मिरेकल था उस वक्त, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो उस वक्त ये मौजूदा था। बगैर पिलर के दरियाए सिंध पे, जहाँ से शुरू होता है ऊपर तिब्बत से, वहाँ से लेके समंदर तक, आज तक भी ऐसा ब्रिज इस दरिया सिंध पे नहीं है। जब ये पुल बन रही थी तो लोग समझ रहे थे कि ये अंग्रेजों ने कोई जादू कर दिया है कि बगैर पिलर्स के पुल बना रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो सिंध का जो हम देखते हैं जनरल आर्किटेक्चर वो पिलर्स पे था। हमारे घर बनते थे, किले बनते थे, या जिसको हम मंग कहते हैं, मेहराब बनते हैं। वो देख रहे थे कि ये क्या चीज है कि सिर्फ लोहे के आपस में टुकड़े मिला रहे हैं और आपस में मिल रहे हैं, नीचे कुछ ही नहीं है। वो इसको जादू की तरह वो समझ के लोग हैरान परेशान होते थे। देखिए, ये जो मेरे पीछे आप पुल देख रहे हैं, इसके नीचे दरिया जो है वहाँ पे ठोस जमीन नहीं है जहाँ पे वो पिलर बना सके, तो इसलिए कीचड़ है और वो कीचड़ ही जाती है और नीचे जर का जो पानी है उसके साथ मिक्स हो जाती होगी। तो ये बगैर पिलर के जब इतना बड़ा लोहे का एक स्ट्रक्चर उस वक्त 1889 में, ये पूरी दुनिया के लिए एक कमाल का मौजूदा था। कैंटिलीवर पुल एक खास किस्म का पुल होता है जो दरमियान में बगैर किसी सुतून के दूर तक बनाया जा सकता है। यह पुल दो तरफ से तामीर किया जाता है, जैसे दो बाजू धीरे धीरे एक दूसरे की जाने बढ़ रहे हों। पुल के दोनों सिरों को मजबूत बुनियाद से सहारा दिया जाता है, जिसे हम पियर कहते हैं। जब दोनों सिरे एक दूसरे से मिल जाते हैं तो दरमियान में एक छोटा सा हिस्सा रख दिया जाता है, जिसे सेंटर स्पैन कहते हैं। यह पुल अपने वजन को किनारों से संभालता है। लैंसडाउन ब्रिज दुनिया का अब तक सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था। दुनिया का सबसे पहला कैंटिलीवर ब्रिज जर्मनी में हैसफर्ड के नाम से सन 1867 में तामीर किया गया, जिसकी लंबाई 124 फुट थी। पुल का वजन जो है 33,000 टन है और इसके पुल के जो रास्ता है बीच में 15 फुट है। पुल की कंस्ट्रक्शन पर खर्चा जो है 36,52,000 रुपये आया था। ये पुल एक अरसे से सिंध की मईशत और सिंध की समाजी ज़िंदगी और दूसरे ज़िंदगी के जो शोबा जाते हैं उसमें बहुत अहमियत रखता है। हम रोडी के, मैंने बताया, लेकिन हमें नहीं पता था कि इन पुल की जो बुर्ज बने हुए हैं एक उसी दौर के, उसके नीचे भी कोई बंकर और कमरे बने हुए हैं। ये बंकर जो है वो सालों से बंद थे। अंदर जब हम गए हैं तो एक खौफनाक किस्म का मंजर था, चमगादड़ रहे सैकड़ों, और उनकी स्मेल, और बड़ा ही एक जैसे फिल्म आती है हॉरर, उस तरह का मंजर था अंदर। सबसे बड़ा डर जो था कि वो जिन्न है, ये भूत हैं, क्योंकि हमारा जो एक मिस्त्री गया था उसने कहा ऐसे मैंने जिन्न देखा है। एक हमारा पुल का एक लोहे का काम करने वाला मिस्त्री था, उसको किसी काम से अंदर भेजा, वो अंदर गया और ऊपर आके जो है लेट गया कि सर मुझे अंदर जो है कुछ नजर आया है। उसने बोला सर मैंने एक बंदा देखा है जो फुल पोशाक में था, और ये वो बाकी मत पूछो। तो वो मिस्त्री भी डर गया था। वो एक नफ्सियाती जो है ना, वो डर तो इंसान को लगता है ना जाए, तो डर तो उसमें था। उसने कोई देखा चमगादड़ थे, वो सारे थे, कोई उड़ा तो उसने कहा जिन्न है। स्टेट ऑफ आर्ट कमरे हैं, एक एक बंकर के नीचे 5-5 कमरे हैं, सुरंगें बनी हुई हैं।
1960 में लैंसडाउन ब्रिज की खस्ता हाली को देखते हुए इसके बिल्कुल साथ एक और पुल की तामीर शुरू की गई, जिसे अय्यूब ब्रिज का नाम दिया गया। अय्यूब ब्रिज का इफ्तिताह सन 1962 में अय्यूब खान ने किया था और उसके बाद लैंसडाउन ब्रिज का कोई पुरसाने हाल न रहा। इसकी जो तबाही है वो हमने अपनी आंखों से देखी है। इसका उरूज हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए, इसका जवाल हमने देखा है। पाकिस्तान रेलवे के पास होता था ये ब्रिज। रेलवे अय्यूब ब्रिज पे ट्रांसफर हो गई 1962 में, लेकिन फिर भी ये रेलवे के पास था, लेकिन इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। इसकी तबाही देखते रहे, इसकी फुटपाथ टूटते हुए देखते रहे, लोगों को गिरते हुए देखते रहे। ये गड्ढे पड़ गए थे इसमें, इसका रंग उतर गया था, इसमें जंग लग गया था और वो जो मुख्तलिफ कमरे बने हुए थे उसमें 4-4 फुट तक मिट्टी भरी हुई। तो गिलानी के दौर में जो है हमारा खुर्शीद शाह एमएन है, उसने जो है 2 करोड़ या 5 करोड़ कुछ फंड जो है स्पेशल रिलीज आया था, उसमें थोड़ा सा जो है वो ऑक्साइड का कलर किया। वो जो सागवान के इसमें तख्ते लगे हुए थे वो अच्छे थे, काफ़ी कुछ डैमेज थे, उसकी जगह कच्चे काट लकड़ी के जो है लगा दिए, वो फिर उसके बाद डैमेज हो गए। नई लकड़ी जो लगाई गई वो पहले साल में ही सूख गई, उसमें स्पेस बने हुए थे। फिर उसको लोहे की चादर लगा के वो स्पेस उन्होंने छुपाए। वो स्पेस तो छुप गए, लेकिन लकड़ी की क्वालिटी ऐसे थी। 2012 में लकड़ी लगी थी, 2016 में एक बच्चा था 11-12 साल का, अपने पेरेंट के साथ आगे जा रहा था। वो फुटपाथ जो वुडन फुटपाथ थी लकड़ी की, वो टूट गई, वो दरिया सिंध में गिर गया और उसकी जो लाश है वो नई वालों ने निकाली। वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को एक दरख्वास्त भेजी कि ये हादसा हो गया है और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इस पे एक्शन होना चाहिए। जवाब नहीं आया। फिर मैंने कुछ महीने बाद प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद को वही दरख्वास्त भेजी, उसका भी जवाब नहीं आया। इसी दौरान तकरीबन 1 साल गुजर गया और 1 साल के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मुझे मैंने जो एप्लीकेशन भेजी थी उसका जवाब आया। वो डिटेल तफसीली जवाब था। उसमें लिखा था कि हमने पाकिस्तान रेलवे से पूछा है, उनका कहना है कि 2010 में इसका एक स्पेशल बजट पास हुआ था तकरीबन 30-40 लाख का, जिसमें इसकी मरम्मत की गई, लकड़ी की फुटपाथ नहीं डाली गई और वगैरह वगैरह, ये खर्चा हो गया। इसके अलावा ना हमारे पास कोई और बजट है, ना हमारे पास इस्तेमाल में है, हम इसकी देखभाल नहीं कर सकते। मैं उस लेटर की बुनियाद पे ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन फाइल की 2020 में। आखिर 2023 में जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब और उनके साथ जस्टिस मोहम्मद मुबीन लाखो साहब की डबल बेंच ने एक तफसीली फैसला दिया इस पुल पे, और वो शानदार फैसला है जिसमें इस पुल का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसके फ्यूचर के प्लानिंग्स हैं। ये मई 2023 में फैसला आया, कागजी कार्रवाइयाँ हुई और फिर दिसंबर 2023 में इसका काम शुरू किया गया सिंध एंटीक्विटी कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, और आज तक वो काम जारी है। मैं अब्दुल फत्ताह शेख, डायरेक्टर जनरल हूँ एंटीक्विटीज़ आर्कोलॉजी। मेरा डिपार्टमेंट वैसे तो बहुत बड़ा है, मगर उसमें एंटीक्विटीज़ आर्कोलॉजी का काम है, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज ऑफ सिंध। तो ये वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑफिशियल लेवल पे इनको महफूज वर्सा जो जिसको कहते हैं उसको महफूज रखता है। हमने काफ़ी साइटों पे काम किया, इस पे हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी हम इस पे काम करें। इट्स ए सो डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट। हमने भी ऐसे शुरू किया कि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप काम शुरू करें। जब काम शुरू किया इतना काम खुला, इतना गंद था, पता नहीं 25-30 साल का ना गंद था। सारी फुटपाथ की जो लकड़ी थी उसकी तकरीबन टोटली यही हालत थी, कहीं से भी कोई गिर सकता था। वो लकड़ी हमारे पास पड़ी हुई है जो ख़त्म है, तबाहकुन है। फिर एंटीक्विटीज डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स ने, सिविल सोसाइटी ने और दूसरे एक्सपर्ट ने फैसला किया कि इस लकड़ी को हटा के हम लोहे की शीटें लगाएं तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि ये लोहे की ब्रिज है।
कि हमने वो लकड़ी जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी उसको निकाल के हमने 4 मिलीमीटर की आयरन की शीट लगाई है मजबूती के साथ और उसको खूबसूरत करके, और पुल पर से तकरीबन 30,000 केजी वजन भी कम हो गया। तो सुहेल मेमन जो है वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, फिर वो सोशल एक्टिविस्ट हुआ और उसने अपने शहर की जो है वो एक निगरानी की, शहर के लिए एक कंसर्न शो किया और उन्होंने ये केस मूव किया। ऐसी खूबसूरत जगह है, उसमें ये जिस तरह हम सिंधी में कहते हैं दुल्हन के सर पे टीका होता है, टिक्को जिसको हम कहते हैं, ये टिक्के की तरह यहाँ सिंधु दरिया के दरमियान मौजूद है, तो हम उसको संभाल नहीं रहे। ये पुल ऐसा है कि यहाँ जैसे दुनिया में आप देखते हैं कि मशहूर चीज़ों पे फिल्में बनती है, टॉम क्रूज की फिल्म है बुर्जुल खलीफा पे, इसी तरह की यहाँ पे इस पुल पे फिल्में बननी चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज के हटके, कोई स्टोरीज, कोई फिल्म, कोई ड्रामा, ताकि ये चीज़ दुनिया में इसको एक्सप्लोर करें लोग और यहाँ पे आए। कम लोगों को पता होगा कि बहुत बड़े नोबेल इनाम याफ्ता रिडयार्ड किपलिंग है, जिन्होंने किम नावल लिखा जो लाहौर और इंडिया के दूसरे शहरों के पस मंजर में है। तो उसके वालिद साहब थे, वो आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे लाहौर में, तो उनको बुलाया गया खुसूसी तौर पे। यहाँ पर जो गेट था उसमें जो ताला था जिसमें एग्जीबिशन होती थी, उन्होंने वो डिज़ाइन किया और बनाया था। अजीब एक जो है ना मिथ भी चली हुई है कि इसके में ताला लगा हुआ है, ताला खुल जाए तो इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। प्रिंसिपल था मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसको अब यूनिवर्सिटी बन गई है लाहौर की, उसका पहला प्रिंसिपल था जॉन लॉकवुड किपलिंग। उसने एक आराइशी ताला जो है ना बना के दिया था। उसकी चाबी जो है मिस्टर रॉबर्टसन जो है सुपीरियर इंजीनियर जो है लॉर्ड रे को दी। लॉर्ड रे ने जो है उसको चाबी को, ताले को खोला, गेट खोला, उसमें अमायदीन थे इधर के आसपास के, लाहौर से ब्यूरोक्रेसी आई थी अंग्रेज जो थी, उसके अलावा स्टेट थी खैरपुर रियासत, उसका वाली जो था मीर अली मुराद खान उसका बेटा था। ये जितने अमायदीन थे वो आके इसमें जो है खड़े हो गए। सुबह को 8:30 बजे इन्होंने जो है इफ्तिताह किया, फिर ये इधर से सारे चले इस गेट तक आए, तो फिर उसके बाद जो है वो अपना जो है बखर के किले में इन्होंने शामियाना लगाया। मिस्टर रॉबर्टसन ने जो है मुश्किलातें थी उसमें तकरीर करके बताया कि ये मुश्किलातें थी, ये काम की नोयत थी। उसके बाद फिर गवर्नर ने तकरीर की। उन्होंने स्पेशली जो है बिशप ऑफ लाहौर जो है हेनरी मैथ्यू को जो है बुलाया था। उसने जो कलमात पढ़े थे, हमारी मदद खुदा ने की है जिसने ये जमीन और आसमान बनाया है, उसी के मुबारक नाम से हम इस पुल का इफ्तिताह करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंसडाउन ब्रिज पूरा किया, तो इस पे जो ट्रेन है कोई ड्राइवर जाने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर जेलों में से कुछ लोगों को ट्रेन किया गया। उसमें एक हमारा जमालो बंदा था। बहुत सारे किस्से हैं मगर उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, न कभी कोई किसी किताब में आया है। ये छोटी सी लाइन है जो शक्कर सुहारों में जो है उन्होंने परशुराम ने जो है लिखी है। ये चीज़ हिस्ट्री में हम सुनते आ रहे हैं, कहीं लिखत में या कहीं रिटन में हमें नहीं मिली है, लेकिन ये टॉक ऑफ द टाउन बिल्कुल है। जब आम आदमी पुल से गुजरने में घबरा रहा है तो यहाँ से ट्रेन गुजारना कोई मजाक था? कहा जाता है कि पुल के मुकम्मल होने के बाद रेलवे का कोई ड्राइवर इंजन को इस बगैर सुतूनों के पुल पर से गुजारने को तैयार नहीं था। उन्हें डर था कि यह पुल रेलगाड़ी के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे इफ्तिताह का दिन करीब आ रहा था, अंग्रेज सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब यह खबर सक्खर जेल में फांसी की सजा काटने वाले जमालो को हुई, तो उसने रेलगाड़ी को पुल पर से गुजारने के लिए अपनी खिदमात इस शर्त पर पेश की कि कामयाबी की सूरत में उसकी सजा खत्म करके उसे आजाद कर दिया जाएगा।
जमालो की शर्त मंजूर कर ली गई और उसे रेल इंजन की बुनियादी तरबियत दी गई। जमालो के रेलगाड़ी को पुल से गुजारने वाली खबर पूरे इलाके में मशहूर हो गई थी। जमालो की बीवी और गांव वाले भी इफ्तिताह के दिन पुल के दूसरी जानिब उम्मीद भरी नजरों से काले इंजन की जानिब देख रहे थे। वो दुआएं कर रहे थे कि जमालो बखैरियत पुल पार कर ले। और फिर वो वक्त आ पहुंचा। सबकी निगाहें रेल इंजन की जानिब थी जो धुएं के बादलों में घिरा हुआ था। इंडस रेलवे के अफसर का इशारा देखकर जमालो ने लीवर को आगे किया। लोकोमोटिव एक झटके से गुर्राते हुए आगे बढ़ा और आहिस्तगी से आगे बढ़ने लगा। वो धीरे धीरे पुल के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। रेलवे इंजन अब पुल पर मौजूद था। तमाम लोगों की दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उनकी नजरें हर लम्हे पुल के दरमियान पहुंचने वाले रेलवे इंजन की जानिब थी, जबकि जमालो की बीवी और उसके खानदान के लोगों की नजरें जमालो पर थी, जिसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी आया थी। इंजन अब पुल के दरमियान से गुजर रहा था और इंजन के बोझ से पुल के फौलादी स्ट्रक्चर से खौफनाक आवाजें आने लगी थी। मगर उस वक्त वहां मौजूद अंग्रेज हुक्काम और इंजीनियर्स की टीम बहुत पुरुम्मीद थी कि उनका बनाया हुआ ये शाहकार पुल सदियों तक उनके नाम को जिंदा रखेगा। जमालो इंजन को लेकर अब पुल के इख्तितामी हिस्से की जानिब बढ़ रहा था। उसकी बीवी के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। गांव के लोगों ने भी जब जमालो को पुल पार करते हुए देखा तो वो खुशी से झूम उठे। ट्रेन क्रॉस करके वो जमाल दूसरी तरफ पहुंचे तो उसके एजाज में ये गाना गाया गया। हो जमालो मुझो खट्टी आयो खैर था, मुझो सखर वाली पुल था। सो ये चीज उसने गाया है, वो आज तक हिस्सा है। यानी मेरा जो है सूरमा एक बहुत ही खैर से एक बड़ा मोर का सर करके और दूसरी तरफ आ गया है। लैंसडाउन पुल के इफ्तिताह पर होने वाली जमालो की कहानी सच है या झूठ, इसका फैसला मुहक्किक पर छोड़ देते हैं। मगर यह कहानी अपनी दिलचस्पी और सनसनी खेजी की वजह से अमर हो चुकी है। जमालदीन उर्फ जमालो की कामयाबी की खुशी में उसकी बीवी और गांव वालों का गाया हुआ हो जमालो गीत सिंध की सकाफत का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जो हमेशा हमारी खुशियों में गूंजता रहेगा। मुझो खट्टी आयो खेर सा हो जमालो, जो कोरोढ़िया वारी पुल ते हो जमालो।